हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। आज मैं आप लोगों को समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं हम, और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं समास से, तो उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बने रहें हमारे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं समास की परिभाषा में। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दो शब्दों के मेल से जो दूसरा तीसरा नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए आप, यथा और शक्ति, ये दोनों नए अलग अलग शब्द है, तो इन दोनों के मेल से यथाशक्ति नया शब्द बनता है, तो यह समास हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण है बहुत सारे। तो एक बार और आप लोगों को समझाने के अच्छे से पढ़ देता है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक करके आपको बताऊंगा और एक एक करके उसके बारे में भी बताने जाऊंगा, और कैसे पहचानते हैं उस समास को उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला समास आता है अव्ययी भाव समास। इसे कैसे पहचाने उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के समास में दो पद में से एक पद, इस प्रकार के समास में दो पद में से एक पद उपसर्ग या अव्यय होता है, दोनों एक ही है। इस प्रकार के समास में दो पदों में से एक पद उपसर्ग या अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार के समास में दो पद होते हैं और उसमें एक पद उपसर्ग या अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अव्यय या उपसर्ग शब्द यथा और संज्ञा क्या है? शक्ति। तो यथा उपसर्ग और शक्ति मिलाकर यथाशक्ति बनते हैं, जो अव्ययी भाव का एक उदाहरण है। उसी प्रकार है प्रति, अवयव या उपसर्ग, धन, दिन, संज्ञा मिलकर प्रतिदिन बनाते हैं, जो कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। उसी प्रकार आ, धन, जीवन मिलकर आजीवन बनाते हैं, जो भी अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कि आजन्म, आमरण, अनुरूप, हर रोज, भरपेट, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? एक बार और बताता हूँ आप लोगों को। अव्ययी भाव समास में दो पद होते हैं, जिसमें से एक पद उपसर्ग या अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, जो मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग हो पहला शब्द तो समझ जाइएगा कि वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानते हैं? यह ऐसे दो पदों का मेल होता है जिसमें निकलने वाला नया शब्द प्रधान होता है, ठीक है। इस प्रकार के समास में दो शब्द जुड़ते हैं, लेकिन जो तीसरा शब्द बनता है उसका जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। मतलब कि जो दो शब्द मिलते हैं उसका अर्थ तीसरा वाला शब्द बताता है, ठीक है। तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण से समझिए। पहला, राजपुत्र। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि राजपुत्र बस समझ आ रहा है, लेकिन जब आप अच्छे से समझेंगे तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र करके आपको समझ आ रहा है। मतलब तीसरा जो इसका दूसरा जो मतलब उदाहरण आ रहा है तीसरा वाला, कि राजपुत्र तो है, लेकिन राजपुत्र बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि एक ही राजा थोड़ी ना होता है, बहुत सारे मतलब उसके भाई होते हैं और कुछ भी हो सकता है।
तो इसमें बता रहा है कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो तीसरा जो शब्द आ रहा है यही इसका नवीन अर्थ प्रकट कर रहा है कि वो मतलब इसका पूर्णतः अर्थ बता रहा है कि वो राजा का पुत्र है। ठीक है। इसी प्रकार है रसोई घर। तो रसोई घर बहुत जगह हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, लेकिन रसोई घर तो रसोई घर ही होता है। तो रसोई घर मतलब बताया जा रहा है कि रसोई का घर का। ठीक है। उसी प्रकार है बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसे बुद्धिहीन। ठीक है। इसी प्रकार है राजभवन, राजा का भवन। उसी प्रकार है विष भरा, विष से भरा। और छठवां है वनवास, वन में वास करने वाला। ठीक है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें दो पदों का मेल होता है लेकिन उससे बनने वाला तीसरा नया शब्द प्रधान होता है, वही ठीक है प्रधान होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। रसोई घर, बुद्धिहीन, राजभवन, विषभरा, वनवास, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है। इसी प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है, विशेषण मतलब उसकी विशेषता बताता है प्रथम पद, एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। इस प्रकार के समास में प्रथम पद विशेषण होता है एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, मतलब कि प्रथम पद विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है नील अंबर। ठीक है। नील अंबर, नील अंबर या नीला अंबर। ठीक है। नीला और अंबर। ठीक है। नीला प्लस अंबर मिलकर बन जाता है नीलांबर। नीला इसमें विशेषण है, तो आप विशेषण शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है। ठीक है। इसी प्रकार मृदु एक विशेषण है, मृदु प्लस वाणी मिलकर मृदुवाणी बनाते हैं, इसमें मृदु विशेषण है। उसी प्रकार श्वेत प्लस अंबर मिलाकर श्वेत अंबर या श्वेत है जो अंबर बनाते हैं। ठीक है। मतलब कि सफेद, श्वेत मतलब सफेद, तो सफेद जो आकाश है उसको बताया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें श्वेत जो है वो विशेषता बता रहा है। ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे नीलकमल, भवसागर, परमानंद, अमर राष्ट्र, अमर है जो राष्ट्र, राष्ट्र की अमरता को बताया जा रहा है, अमर जो है विशेषता बता रहा है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, विशेषण पद को ही देखकर आप कर्मधारय समास करके पहचान सकते हैं, और दूसरा पद विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलांबर, मृदुवाणी, श्वेतांबर, नीलकमल, परमानंद, भवसागर, अमर राष्ट्र, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं द्विगु समास में। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? इस प्रकार की समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। इस प्रकार के समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ठीक है। इस प्रकार के समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है एवं दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है। मतलब कि इस प्रकार के समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या को प्रदर्शित करता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है। इस प्रकार के समास को द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। द्विगु समास। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पंचवटी, तो ये बता रहा है पहला जो पंच मतलब पांच, तो ये संख्यावाचक प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। तो पंचवटी मतलब पांच वटों का समूह। ठीक है। इसी प्रकार है त्रिभुवन, मतलब त्रि मतलब तीन और भुवन मतलब भवन, तो तीन भवनों का समूह। ठीक है। तीन संख्याओं का बताया जा रहा है, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए
द्विगु समास है। इसी प्रकार है सप्तऋषि, 7 ज्योतिषियों का समूह, मतलब 7 ऋषियों या ज्योतिषियों का समूह को बताया जा रहा है। सप्तऋषि करके, सप्त मतलब 7, इसीलिए द्विगु समास। इसी प्रकार है नवग्रह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तो एक बार बता देता हूँ द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है एवं दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण है पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 संख्यावाचक है। इसी प्रकार त्रिभुवन में संख्यावाचक है, इसी सप्तऋषि में सप्त 7 और नवग्रह में 9, त्रिभुवन में चौराहा में 4, त्रिनेत्र में 3 और त्रिलोक में 3, ये सब संख्यावाचक प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, संख्यावाचक शब्द देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो द्विगु समास है। ठीक है, इसी प्रकार है द्वंद्व समास। इस प्रकार के समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं और शब्द का बोध होता है, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार के समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में इस प्रकार के समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का बोध होता है, मतलब कि दोनों का महत्व समान मात्रा में होता है, मतलब कि दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे शब्दों को, या मतलब कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। और शब्द का बोध होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, इन दोनों का महत्व एक समान है। माता और पिता दोनों का महत्व जीवन में एक समान होता है, तो ये दोनों पद प्रधान है। इसी प्रकार हवा और पानी दोनों पद प्रधान है। रात और दिन, रात भी जरूरी है और दिन भी जरूरी है, तो दोनों पद प्रधान है। और आकाश और पाताल, ये दोनों भी जरूरी है। स्वर्ग और नरक, सोना और चांदी, इन दोनों का महत्व एक समान है और दोनों में हमेशा द्वंद्व की, मतलब महत्व को लेकर द्वंद्व की भावना रहती है। महत्व को लेकर मतलब द्वंद्व रहता है कि इन दोनों की महत्व कैसे कम करें, लेकिन दोनों पद हमेशा प्रधान होते हैं अपनी अपनी जगह, तो ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक बार बताता हूँ आप लोग के द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इस प्रकार के समास में दोनों पद